नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में पाँचवें चरण के लिए मतदान 17 अप्रैल को होना है, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने पिछले चरण में हुई हिंसा की वजह से सख्त रवैया अपनाया है और ये तय किया गया था कि पाँचवें चरण के लिए मतदान 72 घंटे पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 14 अप्रैल की शाम को 5 बजे प्रचार पाँचवें चरण के लिए थम गया और पाँचवें चरण में 17 अप्रैल को 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके बाद जो छठा चरण होगा 22 अप्रैल को होगा और आपको पता ही है कि इसके बाद 26 अप्रैल और 29 अप्रैल के मतदान के बाद 2 मई को यहाँ पर गिनती होगी। इसके बाद जो सारी चीज़ें अब सामने आती जा रही हैं, आपको पता ही है कि चौथे चरण के मतदान में जो हिंसा हुई थी वो कूच बिहार के शीतलकुची जो इलाका है वहाँ पर हुई थी और शीतलकुची इलाके में आप सबको पता है कि 4 लोग मारे गए थे और उस फायरिंग पर ममता बनर्जी ने सवाल ये उठाए थे कि जो वहाँ पर फायरिंग हुई, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जो फायरिंग की, वो जितने भी लोग उसमें युवा लोग मारे गए, ख़ासतौर से मुस्लिम लोग थे, वो सब टीएमसी के कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी के कार्यकर्ता डिक्लेयर किया हुआ है और चूंकि ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा था तो ममता बनर्जी वहां उन लोगों से मिलने नहीं जा सकी थी जो लोग मारे गए थे। और अब बैन हटने के बाद जब पहला दिन उनका था तो वो बुधवार को गई शीतलकुची इलाके में और उन पीड़ित परिवारों से मिली जिन परिवारों के लोग उसमें मारे गए थे। वहाँ पर पहुंचकर ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि इस मामले में दोषी चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को अपने दिल से लगा कर रखे हुए हैं। दूसरी ओर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी शीतलकुची वाला जो मामला है उसको लेकर इतना परेशान क्यों हैं। इस मामले को वो इतना बढ़ावा क्यों देना चाहती हैं? क्या केवल इसलिए कि यहाँ पर 4 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी हिंसा में, या इसका रीज़न कुछ और है? दूसरी ओर ममता बनर्जी ये लगातार कह रही हैं कि उनके शत्रु बीजेपी हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, ये सब लोग उनके शत्रु हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दूसरे दलों के नेता हैं जो वहाँ प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं, वो भी सबसे पहले निशाना ममता बनर्जी को ही बना रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी ने भी 5वें चरण से पहले वहाँ पर कैंपेन शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अब तक बाकी 4 राज्यों में बिजी रहे, केरल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में वो कार्यक्रम करते रहे क्योंकि वहाँ 6 अप्रैल को मतदान हो चुका है। तो अब राहुल गांधी ने रुख किया है पश्चिम बंगाल का और राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में थे और उन्होंने उत्तर बंगाल के गोवालपोखर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इसके बाद नक्सलबाड़ी में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और उन्होंने सीधा निशाना बनाया ममता बनर्जी को। उन्होंने, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के उस डायलॉग पर ख़ासतौर से सवाल उठाया जिसमें वो कहती हैं खेला होबे, खेला होबे। उनका कहना है, राहुल गांधी ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया और उन्होंने ममता बनर्जी से ये कहा कि ममता जी कहती हैं चुनाव के समय खेल होंगे। कैसा खेल? पहले आप ये समझाएं कि यहाँ की सड़क कौन बनवाएगा? खेल खिलवाना है तो सड़क पर खेलेंगे ना। यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन बनवाएगा? खेल तो उसके मैदान में खेलेंगे। वो तो आप देती नहीं, ये तो ड्रामा चल रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जो नोटबंदी थी 3-4 साल पुरानी, उस पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि उस नोटबंदी को नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने 2-3 लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कराया था और जो जीएसटी लगाई नरेंद्र मोदी ने, उससे किसी गरीब को फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल को बीजेपी के लोग तोड़ना चाहते हैं, बीजेपी यहाँ पर हिंसा और नफरत के जरिए सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। राहुल ने ये भी कहा कि बंगाल में आग लगाने का बीजेपी का प्लान जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे और उत्तर दिनाजपुर में उन्होंने इस रैली को संबोधित किया। इसके अलावा मंगलकोट इलाके में आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे और उन्होंने यहाँ रैली में ये कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत हो रही है और यहाँ की जनता ने यह तय कर लिया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का एक बयान आया है जो शीतलकुची की घटना है। उन्होंने कहा है कि जो लोग शीतलकुची के साथ खड़े हुए हैं वो सभी पराजित हो चुके हैं और उन्होंने ममता बनर्जी पर भी इसे लेकर निशाना साधा।
उनका कहना यही है कि ममता बनर्जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात चलती है पश्चिम बंगाल को लेकर, तो मेरे जहन में दो नाम जरूर आते हैं। आईएसएफ वाले जो फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, एक तो वो जो कि इस समय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ नहीं हैं, और दूसरी और नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने ये कोशिश की थी कि वो पीरजादा के साथ मिलकर कुछ ऐसी तिकड़म बिड़ाएं कि जिससे कि सारे मुस्लिम वोट एक तरफ हो जाएं और ममता बनर्जी धड़ाम से नीचे आ पड़ें। लेकिन इस सब घटनाक्रम में मुझे लगता है कि जो पीरजादा थे वो थोड़ा तेज़ निकले। उन्होंने कहा कि यार बंगाल के लोकल हम हैं और ये हैदराबाद वाला ओवैसी हमें आकर सिखाएगा कि हमें मुसलमानों की राजनीति कैसे करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, इंडियन सेकुलर फ्रंट, और मिल गए वाम दलों और कांग्रेस के साथ। ममता बनर्जी का तो दोनों में ही नुकसान है। शुरू में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ इतना प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो कुछ जगह प्रचार करने के लिए पहुँचे हैं। आसनसोल में असदुद्दीन ओवैसी थे और आसनसोल में जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों भाई बहन हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं टीएमसी को चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। और उन्होंने कई और मामलों को लेकर भी ममता बनर्जी पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है मुसलमानों के लिए और पश्चिम बंगाल का मुसलमान आज भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो अब मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये सवाल मेरे जहन में लगातार उठता रहता है कि ममता बनर्जी के लिए बीजेपी तो सबसे बड़ा दुश्मन है ही, उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन अब ये दोनों मुस्लिम पार्टियां भी हो गई हैं, आईएसएफ भी हो गई हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी हो गई है, वाम दल भी उनके खिलाफ हैं, कांग्रेस भी उनके खिलाफ हैं, सभी ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि सबको मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए था। अब सब ममता बनर्जी के ही अगेंस्ट हो गए। तो ऐसे में ममता बनर्जी कैसे चुनाव के इस समर को जीत पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब जबकि आधा चुनाव हो चुका है पश्चिम बंगाल में और आधा बाकी है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के लिए कोई चांस यहाँ ज़्यादा बचते हुए नज़र आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर चुके हैं, राहुल गांधी भी ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी पहले से लगे ही हुए हैं। अब ममता बनर्जी अकेले इन सब पर कैसे पार पा पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच एक बयान मैंने पढ़ा था अधीर रंजन चौधरी का, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में और चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस और वाम दलों की सरकार बनी तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। हालांकि उनका ये ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया अधीर रंजन चौधरी ने कि चुनाव के बाद हम ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है और इस बयान को लोगों को कटिंग काट कर रख लेनी चाहिए अपने पास, क्योंकि अगर ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन पाती है और उनके पास 30-40 विधायकों की कमी होती है तो कांग्रेस के अलावा और कौन उन्हें सहारा देगा? क्या वाम दल देंगे या क्या बीजेपी देगी? ये अधीर रंजन जो चौधरी कह रहे हैं, अपनी तरीके से बयान दे रहे हैं, वो सिर्फ उनका बड़बोला बयान है। वो इस तरह के बड़बोले बयान पहले से देते रहे हैं। शायद राहुल गांधी से पूछकर उन्होंने ये बात नहीं कही है। भले ही आज राहुल गांधी भी ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यही है कि अगर सरकार बनाने में बीजेपी और ममता बनर्जी के पास, दोनों के पास ही 30-40 विधायकों की कमी पड़ती है, 20-30 विधायकों की कमी पड़ती है, तो ममता बनर्जी को सपोर्ट देकर राहुल गांधी सबसे पहले सरकार बनवाएंगे बीजेपी को बाहर रखने के लिए। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ हैं, कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ है, वाम दल ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, आईएसएफ ममता बनर्जी के खिलाफ है, असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के खिलाफ कौन है? तो फिर ऐसे में तो जब सारे ही ममता के खिलाफ हो गए तो बीजेपी को सरकार बनाने का चांस तो वैसे ही मिल जाएगा। बहरहाल 5वें चरण का मतदान अब होने वाला है। इस पर सबकी नज़र ये है कि चुनाव आयोग सख्ती भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। चुनाव आयोग ने फोर्सेस यहाँ बहुत ज़्यादा लगा दी हैं और ये भी माना जा रहा है कि इन चुनावों में इस बार जो मतदान होगा 17 अप्रैल को 5वें चरण का, वो बहुत क्रूशल होगा। देखने वाली बात यही है। अब चुनाव का जो प्रचार धीरे धीरे अब खात्मे की तरफ बढ़ेगा
तो ममता बनर्जी किसको अपने साथ लेने की कोशिश करेंगी? अभी तक तो वो सभी के प्रति अग्रेसिव थी, लेकिन 4 चरणों में जिस तरह से वो पिछड़ी हैं और जैसे संकेत मिले हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर ने भी स्वीकार किया है कि बीजेपी तेज़ी से उभरी है, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को किसी न किसी को तो साथ रखना पड़ेगा, चाहे वो फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा हों, चाहे वो कांग्रेस अंधी रंजन हो या फिर वामदल हो, वरना बीजेपी को वो कैसे रोकेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा होती रहेगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।